वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं और किंगडम है मोनेरा। मोनेरा का ये सेकंड पार्ट होगा और यहाँ पे हम बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया की वॉल, उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। फिनिश हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो आप फिगर में देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन उनके शेप और साइज के हिसाब से अगर हम बात करें तो बनावट के हिसाब से वो 4 हिस्सों में बांट दिए जाते हैं। अगर वो स्पेरिकल शेप के हैं, छोटे छोटे हैं, तो वो कॉकस कहलाते हैं। प्लूरल होगा तो कोकाई, जैसे स्ट्रेप्टोकॉकस है ना, स्ट्रेप्टोकॉकस उसी कैटेगरी में आता है। दूसरे रॉड शेप्ड बैक्टीरिया हो सकते हैं जिसमें बैसिलस, और उसको कहते हैं बैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस इसका बेस्ट एग्जांपल है ना। इसके अलावा हेलोबैसिलस वगैरह भी आते हैं। ठीक, तो बैसिलस यानी रॉड लाइक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक, इसके बाद कॉमा लाइक स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट होते हैं। आप देख रहे हैं विब्रियो, उसका बेस्ट एग्जांपल है विब्रियो। देन स्पाइरल फॉर्म में प्रेजेंट है, फ्लैजेला भी प्रेजेंट हो सकते हैं वहां पे। नॉर्मली स्पाइरल वाले में फ्लैजेला होते हैं। तो स्पाइरलम, स्पाइरुलम, ये 4 तरह की कैटेगरी उनकी बनावट के हिसाब से होते है ना। लैक्टोबैसिलस को, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, इसके अलावा हम बैक्टीरिया को ग्राम स्टेनिंग के हिसाब से भी डिवाइड कर लेते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो ग्राम स्टेन को रिटेन करते हैं और डार्क पर्पल कलर में या वॉयलेट पर्पल कलर के दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनकी वॉल थिक होती है। ठीक है, अभी मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, आप देख लेना। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन होते हैं? वो होते हैं जो कि ग्राम स्टेन को कंटेन नहीं करते हैं। अब उस वॉल में कैसे ग्राम स्टेन रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, इसको समझने के लिए ग्राम स्टेन क्या होते हैं और ग्राम स्टेनिंग की प्रोसेस क्या है वो समझ लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए, ग्राम स्टेनिंग का क्रिस्टियन ग्राम 1884 इन्होंने ये प्रोसेस समझाया था कि कैसे बैक्टीरिया को हम समझ सकते हैं, कैसे उसके वॉल के नेचर को समझ सकते हैं। देखिए, ग्राम स्टेनिंग का बहुत ही सिंपल स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक स्लाइड लेते हैं, उस स्लाइड पे स्मीयर तैयार करते हैं। अब स्मीयर तैयार करने के लिए करना क्या है कि आपके पास जो स्लाइड है उस पर दही ले लीजिए और दही को एकदम हल्के दूसरे स्लाइड की मदद से उस पर 2 ड्रॉप रख के उसको स्मीयर रेडी कर लीजिए। एकदम पतली सी लेयर जिसको कहते हैं, है ना, पतली से पतली लेयर आप तैयार कर लीजिए। स्मीयर, इसको कहते हैं स्मीयर रेडी करना। इसके बाद क्रिस्टल वॉयलेट नाम के स्टेन के कुछ ड्रॉप्स उस स्लाइड पर डालिए जिस पे आपने स्मीयर रेडी किया है। लगभग 30 सेकंड रुकने के बाद आप उसको पानी में धुल लीजिए। पानी में धुलने के बाद ऐसा नहीं कि रगड़ के धुल देना, बस यू हैव टू वॉश आउट द वॉयलेट कलर, बस इतना ही है ना। ऐसे ड्रॉप करिए, निकाल लीजिए। ओके, अब उसके बाद उस स्लाइड पे कुछ ड्रॉप्स आयोडीन की डाल दीजिए। आयोडीन की ड्रॉप्स डाल के वेट करिए 30 से 40 सेकंड लगभग, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद फिर उसको क्या करिए कि धुलना होता है। आयोडीन डालने के बाद 30-40 सेकंड आप देख रहे हैं स्टेप में लिखा हुआ है साफ साफ। फिर इसको क्या करना पड़ता है? धुलना पड़ता है। ठीक है, और जब पानी से एक बार आप धुल देते हैं, धुलने का मतलब कि फिर वही है, बहुत जेंटली करना होता है। एकदम रगड़ के करेंगे फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो बहुत जेंटल वॉशिंग होनी चाहिए। इसके बाद 90% अल्कोहल का यूज़ करते हैं हम लोग। 90% अल्कोहल, जो लोग लैब जाते हैं उन्हें पता है कि 90% अल्कोहल कैसा होता है। एब्सोल्यूट अल्कोहल अलग होता है, 90% अलग होता है, 80% अलग होता है ना। 90% में 90% अल्कोहल होगा, 10% वाटर होगा, टोटल वॉल्यूम 100% में बनेगा। ठीक है, तो 90% अल्कोहल से धुल देंगे। हमें 2 तरह के रिजल्ट मिल सकते हैं। क्या? पहला रिजल्ट ये हो सकता है कि अल्कोहल से धुलने के बाद वो स्लाइड पूरी तरह से वॉश आउट हो जाए और कलरलेस हो जाए, पूरा का पूरा कलरलेस एरिया दिखे। माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करिए, कहीं कुछ नहीं, कलरलेस है। ठीक है, थोड़ी देर रखिए, दूसरे वाले स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे। दूसरे वाले स्लाइड में
एग्जैक्टली कलरलेस नहीं होगा, पर्पल कलर के बीच बीच में डॉट्स दिखेंगे, और जब आप उसको 10x40 पे कर लेंगे, यानी रेजोल्यूशन को हाई कर लेंगे 10x40, आपको पता है लैब में आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा है ना, तो जब 10x40 में करेंगे बढ़िया सुंदर सी बैक्टीरिया, पर्पल कलर की बैक्टीरिया दिखनी शुरू हो जाएगी, डीप पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर की। वो जो डार्क पर्पल कलर वाले बैक्टीरिया दिख रहे हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, और जो कलरलेस हो गया था उसमें जो बैक्टीरिया होंगे वो ग्राम नेगेटिव हैं। अब उस पर क्या करिए कि जो नेगेटिव वाले बैक्टीरिया हैं उस पर सेफ्रेनिन की 2-3 बूंद डाल दीजिए, जेंटल वॉश कर लीजिए एकदम हल्का सा, और फिर स्लाइड लगाइए। अब आपको पिंक कलर का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दिखना शुरू हो जाएगा। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को इस तरह से ग्राम स्टेनी के हिसाब से हम बांट के समझते और पढ़ते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है दोनों की सेल वॉल में कि ग्राम पॉजिटिव वाला तो भाई पर्पल कलर का दिख रहा था और ग्राम नेगेटिव वाले में से वॉश आउट हो गया था। इसके लिए आपको सेल वॉल समझना होगा। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव, देखिए फिगर में दोनों में डिफरेंस होता है। ग्राम पॉजिटिव जो है उनकी सेल वॉल काफ़ी थिक होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन, प्योर पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। अब पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है जो 2 अलग अलग पॉलीसेकेराइड मिक्सचर से मिलके बना होता है, और दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं। एक होता है एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, है ना, NAG, और एक होता है एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, ठीक, और ये म्यूरिन बना देते हैं, ठीक। तो एक NAG नाग और NAM नाग और नाम से मिल करके क्या बन गया, यस, पेप्टिडोग्लाइकेन। आर्की बैक्टीरिया अगर याद होगा आपको तो वहाँ सूडो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, यस, डिफरेंस है। अब इनकी क्रॉस लिंकिंग होती है। पॉजिटिव वाले में काफ़ी मोटी लेयर है, साथ में टिकोइक एसिड भी है। टिकोइक एसिड क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि कैटायंस की एंट्री होती है। बायोटेक्नोलॉजी वाला जो मेरा लेक्चर आप लोगों ने सुना होगा कि किस तरह से हम फॉरेन DNA को एंटर कराते हैं, तो हीट शॉक मेथड में बाइवेलेंट कैटायंस का यूज़ करते हैं। ये टिकोइक एसिड ही है जो वहाँ पे आपको स्पेस प्रोवाइड करने देता है। समझ में आ रहा ना। अब दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात कर लें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या है, बहुत ही थिन लेयर है, सेल वॉल बहुत ही पतली है, यस, उतनी मोटी नहीं है, बहुत ही पतली है, और उसके ऊपर एक लिपोप्रोटीन की लेयर है। अब ये जो लिपोप्रोटीन है भाई उसका नेचर अलग ही है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक एंड्स के साथ वो प्रेजेंट है। तो उस लिपोप्रोटीन लेयर के प्रेजेंट होने की वजह से जो एडहेशन प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, पर्पल कलर के या क्रिस्टल वॉलेट जब आप डाल रहे थे और जैसे अल्कोहल से धुल रहे थे, उस लेयर की वजह से वो आसानी से वॉश आउट हो जा रहा था। ये समझ में आ रहा है। तो इस तरह से 2 डिफरेंट कैटेगरीज बन जाती हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ठीक। बैक्टीरियल सेल की बात कर लेते हैं। ये फिगर भी आप देख रहे हैं। बैक्टीरियल सेल बहुत ही सिंपल होता है, इसमें न्यूक्लियस होता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर DNA नहीं होगा, बिल्कुल जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। वो जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली साइटोप्लाज्मिक कांटेक्ट में होगा, लेकिन वो एक फिक्स एरिया में रहता है, ऐसा नहीं कि कहीं भी तैर रहा होगा, एक फिक्स जगह पे होता है, और उसके अगल बगल कॉइलिंग करने के लिए वो, ताकि वो एक साथ रहे, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक सपोर्ट प्रोटीन्स एंड मॉलिक्यूल्स, नेगेटिव पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उस एरिया को जहाँ पे कि वो न्यूक्लियस जैसा बनता हुआ दिखता है, रियल में तो न्यूक्लियस है नहीं, तो वैसा बनता हुआ स्ट्रक्चर है, यानी जहाँ पे वो क्रोमोसोम आपको देखने को मिल रहा है या जो DNA मटेरियल देखने को मिल रहा है, जेनेटिक मटेरियल है, उसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। इसके अलावा यहाँ राइबोसोम होते हैं जो 70S टाइप के होते हैं, 70S टाइप के होते हैं। इसके अलावा मीजोसोम होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं, तो जो भी ATP बनाने की प्रोसेस है वो मीजोसोम कंप्लीट कर देता है, ठीक। अगर ये मोटाइल है तो चलने फिरने के लिए फ्लैजेला हो सकता है, एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और फ्लैजेला फ्लैजेलिन से बना होगा ये भी कंफर्म है, ठीक है। क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर होगा जब उसको कट करेंगे तो 9+0 अरेंजमेंट शो करता है। कैसा शो अरेंजमेंट है, 9+0 अरेंजमेंट को शो करेगा। ये समझ में आ गया।
इसके अलावा इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेली ऐसी नहीं होगी जिसके बाहर मेम्ब्रेन बना हो। तो नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलीज, या कह सकते हैं अगर सेल ऑर्गेनेली है भी तो उसमें कहीं मेम्ब्रेन नहीं होगा, वैसे तो होती नहीं है, और है भी तो वहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं होगा। तो प्रोकैरियोटिक सारे लक्षण प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आप दिल खोल के कह सकते हो कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। तो ये सारे कैरेक्टर्स आपको समझ में आ गए। अब रिप्रोडक्शन की भी बात कर लेते हैं। जो सबसे बढ़िया तरीका होता है इनका रिप्रोडक्शन का वो होता है फिजन, बाइनरी फिजन। फेवरेबल कंडीशंस में ये करते ही रहते हैं, ठीक है। और इनमें पुराने टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। ए सेक्सुअल के अलावा इनमें प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ट्रांसडक्शन, इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब इनमें क्या होता है कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनते हैं, आप देख रहे हैं, है ना। और एक डीएनए जो कि डोनर होगा उसका जेनेटिक पार्ट, थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है ट्यूब लाइक कनेक्शन के थ्रू, जिसको सेक्स पिलाई कहते हैं, उसके थ्रू ट्रांसफर होता है दूसरे में जो कि रेसिपिएंट डीएनए है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर में, जो कि रेसिपिएंट डीएनए है उसमें ट्रांसफर होता है। यानी यहाँ गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा, एकदम ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, बस जेनेटिक पार्ट डोनर ट्रांसफर कर दे रहा है रेसिपिएंट में, बस इतना ही हो रहा है। यही एक डिफरेंस आ रही है, ये समझ में आ रहा है। तो प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है तो कम से कम, है ना। ओके, तो ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में रिपोर्ट किए गए हैं। ए सेक्सुअल ठीक ठाक है और सेक्सुअल प्रिमिटिव टाइप का है, ये समझ में आ गया। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की भी बात करेंगे भाई। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो बैक्टीरिया हमारी लाइफ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के प्रभाव डालता है। पॉजिटिव इफेक्ट भी डालता है और नेगेटिव इफेक्ट भी डालता है। देखिए, नेगेटिव इफेक्ट्स की पहले बात कर लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो प्लांट्स की लाइफ पे और एनिमल की लाइफ पे दोनों पे ही नेगेटिव एस्पेक्ट्स इसके रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्लांट के रेस्पेक्ट में बात कर लें तो मैं ये चार्ट शेयर कर रहा हूँ, यू मस्ट सी दिस। तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो चार्ट है, यहाँ पे क्या प्लांट डिजीजेस की बात हो रही है। रिंग स्पॉट ऑफ पोटैटो, तो ज़ैंथोमोनास जो बैक्टीरिया है, ज़ैंथोमोनास बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, खासकर प्लांट्स के लिए बहुत खतरनाक होता है। तो ज़ैंथोमोनास सोलानेसियरम, ठीक है, क्योंकि सोलानेसी फैमिली से बिलोंग करता है, सोलानम ट्यूबरोसम है ना। तो ज़ैंथोमोनास सोलानेसियरम। इसी तरह से ब्लाइट ऑफ पैडी, जो धान की बालियां खराब हो जाती हैं उसमें ब्लाइट आता है, उसके पौधे भी सिकुड़ जाते हैं, तो ब्लाइट ऑफ पैडी ज़ैंथोमोनास ओराइजी। अब ओराइजा सटाइवा, आप जानते हैं कि ओराइजा सटाइवा धान को कहते हैं, तो ज़ैंथोमोनास ओराइजी। नेक्स्ट वाला आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्या है, बैक्टीरियल स्पॉट ऑफ पीच, तो ज़ैंथोमोनास प्रोनाई। आप देख रहे हैं ज़ैंथोमोनास बहुत ही खतरनाक है ना, हर रेस्पेक्ट में ज़ैंथोमोनास खतरनाक है। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, तो नेक्स्ट है साइट्रस कैंकर, ज़ैंथोमोनास साइट्राई। ये नीट में भी कई बार पूछ लिया है भाई, साइट्रस कैंकर, है ना। देन एंगुलर स्पॉट ऑफ द कॉटन, ज़ैंथोमोनास मालवेसियरम, क्योंकि ये मालवेसी फैमिली से आता है तो मालवेसियरम हो गया। इसके अलावा क्राउन गॉल ऑफ द शुगर बीट, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, और इसका यूज़ बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का यूज़ बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा होता है। देन विल्ट ऑफ टोबैको, विल्ट ऑफ टोबैको, देन ये क्या, फाइटोबैक्टीरियम सोलानेसियरम। देन सॉफ्ट रोट ऑफ मैंगो, बैक्टीरियम क्या है, कार्टिवोरस। देन टुंडू ऑफ वीट, वीट की बात करें, टुंडू ऑफ वीट, ये डिजीज जो है ये है कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकाई, क्योंकि वैसे भी गेहूं का नाम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। ये प्लांट्स की डिजीज थी। अब इसके बाद एनिमल की बात कर ले, खासकर ह्यूमन के रिस्पेक्ट में बात कर ले, तो देख लीजिए चार्ट फिर से शेयर कर रहा हूं मैं। ओके, ये देख लीजिए, यहाँ पे जो कॉलरा है विब्रियो कॉलरी नाम के बैक्टीरिया से होता है। कॉलरा, विब्रियो कॉलरी, इस पे मैंने रिसर्च भी किया है, मेरा रिसर्च पेपर आप लोग गूगल से रवि कांत सिंह एंड कॉलरा डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कॉलरी, विब्रियो कॉलरी। देन बैक्टीरियल डिसेंट्री, शिगेला, इसको शिगेला भी कहते हैं, शिगेला डिसेंट्रिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्लाक, यर्सीनिया पेस्ट्रिस,
इसी तरह से ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये नीट में काफ़ी पूछता है, टीबी वाला, है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट आप देख लीजिए, इसी तरह से टाइफाइड है, साल्मोनेला टाइफी, टाइफीमोरियम, इन सब पे मैंने रिसर्च किया है, टाइफाइड पे, कॉलरा पे, ई कोलाई पे, और निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इन सब पे मैंने रिसर्च किया है। आप पेपर्स को मेरे ढूंढ सकते हैं, आसानी से मिल जाएगा, गूगल पे आजकल सब कुछ मिलता है। इस चार्ट को आप देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। तो आपने देखा कि ये काफ़ी परेशान करता है। इसके अलावा फूड स्पॉइलेज में एक नाम बहुत आता है, बॉटुलिज्म एक वर्ड आता है बार बार, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये नीट में सवाल पूछता है, बॉटुलिज्म वाला बार बार पूछता है कि बॉटुलिज्म कौन करता है। तो बॉटुलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, आप क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है। इसमें होता क्या है कि अगर ये फूड में प्रेजेंट है तो एक फास्ट ग्रोथ करना शुरू करता है, और जिसकी वजह से केमिकल्स रिलीज होते हैं। एक अनप्लेजेंट ऑर्डर भी साथ में आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे नशे में रहते हैं कि पता ही नहीं चलता, सब खा पी लेते हैं, उसके बाद पता चलता है कि अच्छा भाई ये तो फूड पॉइजनिंग हो गया। हालांकि ये तो सिर्फ एक तरीका है, फूड पॉइजनिंग और भी कई कारण से हो सकते हैं, ये सिर्फ एक है, बैक्टीरिया की वजह से है, ठीक है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट था। पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट में आप जानते हैं कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है लैक्टोबैसिलस, और न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है कर्ड की, है ना। वो न्यूट्रिशनल वैल्यू जब बढ़ जाती है और उसको सही तरीके से सही समय पे हम यूज कर लें, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों ही स्ट्रांग हो जाते हैं। लैक्टोबैसिलस को आजकल बहुत सारे एंटीबायोटिक ड्रग्स में यूज किया जाता है। वो पेन किलर और साथ ही साथ एंटीबायोटिक एक्टिविटी को एक साथ शो करता है, साथ ही साथ वो हीलिंग प्रोसेस को भी अच्छा करता है। इसी तरह से बहुत ढेर सारे एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। चार्ट शेयर कर दे रहा हूँ, प्लीज़ आप देख लीजिए, बार बार क्या रीडिंग लगाना है आपका रहेगा, आप स्क्रीन रोक के इसे नोट कर लेना, कहीं दिक्कत होगी तो मुझसे पूछ लेना। ओके, अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं माइकोप्लाज्मा की। लास्ट में हम बात कर लेते हैं किसकी, माइकोप्लाज्मा। इसी को PPLO भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, PPLO। और ये एक एक्सेप्शन है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। क्या एक्सेप्शन है भाई, ये ऐसा बैक्टीरिया है जो लो G+C कैटेगरी में आता है, यानी इसमें ग्वानिन और साइटोसिन का कंटेंट कम होगा, एडेनिन और थाइमिन का ज्यादा होगा। उसके कंपैरिजन में इसका जो G और C है इसका क्या होगा, कम होगा, इसका कंटेंट हमेशा कम होगा, ठीक है। अब लो G+C कैटेगरी में आने की वजह से, या आप कह सकते हैं कि इसमें एक और स्पेशलिटी है, क्या भाई, इसमें सेल वॉल लैक होती है, सेल वॉल होती ही नहीं है। ओके, अब समझ में आ रहा है। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट, इस वजह से आप कह सकते हैं कि यह क्या, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। तो दुनिया में सबसे छोटी लिविंग सेल कौन होती है, माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज माइकोप्लाज्मा। इसको PPLO कहा जाता था, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, बट नाउ इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड कि ये क्या है, माइकोप्लाज्मा है। तो इस तरह के बैक्टीरिया भी मिलते हैं भाई कि जिसमें सेल वॉल नहीं है, जो कि सेल वॉल प्रेजेंट होना चाहे वो आर्की हो या यू बैक्टीरिया, दोनों में सेल वॉल है। भले ही नेचर अलग अलग हो सकते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा यहाँ एक्सेप्शन है। तो मोनेरा से बस इतना ही। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।